उसका नाम है सेट थ्योरी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत के बारे में बताया गया कि यह एक अलग प्रकार की मैथमेटिक्स होती है। इट्स कॉल्ड अ सेपरेट मैथमेटिकल डिसिप्लिन। इसको हम लोग यहाँ पर अलग प्रकार की मैथमेटिकल यहाँ पर स्टेटस कह सकते हैं, स्थिति कह सकते हैं, जिसका श्रेय जाता है जॉर्ज कैंटर को। जॉर्ज कैंटर वह व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रकार का अप्रोच समाज को दिया, जिसका आज एक बेहतरीन एप्लीकेशंस हम लोग फील करते हैं, अनुभव करते हैं। मैथ्स में नहीं, डेली लाइफ में भी हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। तो मैंने आपको सेट के बारे में एक लाइन बताई कि यह बाकी की मैथमेटिक्स, चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे वो अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स हो, किसी भी अन्य प्रकार की मैथमेटिक्स से टोटली हटकर होता है। यह एक प्रकार के अलग ही एनवायरनमेंट को आपके सामने प्रेजेंट करता है। इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के दौरान हम मैथ्स में हम बाकी सारी चीजों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कुछ अलग अलग पॉइंट्स मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कर रखा है। तो वह स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर पहले से ऑलरेडी मेंशन करके रखा है, जिसमें समुच्चय से रिलेट करते हुए जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि आपकी परीक्षा को और पूरे समुच्चय को एक्सप्लेन करेंगे, उसको मैंने प्रॉपरली यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। शुरुआत में सबसे पहले हम डिफिनीशन ऑफ सेट्स, मतलब समुच्चयों की प्रॉपर परिभाषा यहाँ पर सीखेंगे कि समुच्चय एक्चुअली होता क्या है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, पूरी तरह से हम इस डिफिनीशन के अंतर्गत लेंगे। दूसरी बात, अगर हमने डिफाइन कर दिया तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, उसको डिनोट करने के दौरान हम उसके अवयवों को, उसके नाम को, उसके स्पेस को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, इस चीज को हमें यहाँ पर डिनोट करने के दौरान सीखना होगा। उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन या उसके अलग अलग प्रेजेंटेशन के तरीके क्या हो सकते हैं, मतलब एक ही सेट को हम अलग अलग रूपों में कैसे दिखा सकते हैं, इसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे, जो कि हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित करने का कॉन्सेप्ट सीख करके आगे बढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन के अंतर्गत समुच्चयों की पूरी तरह से हम लोग यहाँ पर वर्गीकरण करेंगे, मतलब प्रॉपर क्या वर्गीकरण होता है सेट का, सेट के जितने भी अलग अलग प्रकार होते हैं उनको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसको हम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत सीखेंगे। कुछ एक पॉइंट मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, क्योंकि क्लासिफिकेशन के बाद हम डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब समुच्चयों की विशेषता नहीं ले सकते। यहां पर हम समुच्चयों की विशेषता लेने से पहले, या हम कह सकते हैं अगर हम विशेषता भी ले लें, जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी ले ली कि कैसे सेट की इक्विवेलेंसी होती है, इक्वलिटी होती है, इन सब चीजों को समझने के पहले हमें जरूरत पड़ेगी सबसेट की। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसेट का मतलब होता है उप समुच्चय। आप जानते हैं इस बात को, सबसेट का अर्थ होता है उप समुच्चय। उप समुच्चय द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट इन द सेट थ्योरी। हम इसको इसके साथ ही कंप्लीट करके चलेंगे। जब हम वर्गीकरण बताएंगे उसी दौरान हम आपको सबसेट के बारे में जानकारी देंगे। अब जब सबसेट बताएंगे ही तो उस दौरान हम आपको पता है कि हम लोग यहां पर सबसेट की भी जो अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि प्रॉपर सबसेट है, नॉर्मल सबसेट है, साथ साथ पावर सेट की भी बात यहां पर की जाएगी। पावर सेट भी हम लोग पढ़ेंगे। पावर सेट को पढ़ने के बाद जब हम ऑपरेशन में जाएंगे, मतलब समुच्चयों की जितने भी संबंधित गणना है उसको पढ़ेंगे, उसके पहले ही मैं आपको यहां पर वेन डायग्राम के बारे में जानकारी दूंगा। मतलब वेन डायग्राम जो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर, डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है जो बड़ी सी बड़ी क्रिटिकलिटी को आसानी से एक्सप्लेन कर देता है, समझा देता है, जो इसी का मॉड्यूल है, इसी का पार्ट है। तो आपने एक प्रकार से देखा कि हम लोग यहां पर वर्गीकरण करने के बाद सबसेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड करने के बाद सबसेट, उचित उस समुच्चय मतलब प्रॉपर सबसेट, नॉर्मल सबसेट, साथ साथ पावर सेट और वेन डायग्राम को पढ़ेंगे। तब हम इनसे रिलेट करते हुए जितने भी ऑपरेशंस हैं, जैसे कि यूनियन करना, इंटरसेक्शन करना, डिफरेंस निकालना, कॉम्प्लीमेंटेशन करना, ये सब कुछ हम ऑपरेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर इसकी जितनी अलग अलग आइडेंटिटीज होती है, अलग अलग लॉ होते हैं सेट को रिलेट करते हुए, उनके ऑपरेशन को रिलेट करते हुए उनको एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसका यूज एप्लीकेशन, हमारा इसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, क्या अनुप्रयोग है, प्रश्नों के माध्यम से, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग यहां पर एप्लीकेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। बाद में कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम कार्तीय गुणनखंड कहते, गुणनफल कहते हैं, इसी को लेकर के हम लोग रिलेशन में चले जाते हैं। मतलब रिलेशन को पढ़ने के पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमें कार्तीय गुणनफल को प्रॉपरली पढ़ना होता है। यह जो मॉड्यूल, यह जो मैंने सेगमेंट बना रखा है, इसी सेगमेंट के बिहाफ पर, इसी सेगमेंट को लेते हुए हम अलग अलग तरह से, अलग अलग लेक्चर्स के माध्यम से हम आपको इसको पढ़ाएंगे। तो आप सब लोग इस पूरे पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। यही हमारा स्ट्रक्चर होगा जिसके थ्रू हम लोग पूरे सेट को हम कवर करेंगे, जो आपकी परीक्षा से रिलेट करते हुए होगा, जो आपकी परीक्षा के प्रश्नों को लेते हुए होगा।
मैंने सेट थ्योरी के बारे में बताया कि अलग प्रकार की मैथमेटिकल डिसिप्लिन होती है जो पूरी तरह से अन्य मैथमेटिकल अप्रोच से अलग होती है, हटकर होती है, इसलिए मुझे इसके एक एक पहलू को प्रॉपरली समझना होगा। तो सबसे पहला शब्द मैं लिख रहा हूं सेट, हिंदी में जिसको आप समूह, समुच्चय, कुछ भी नाम दे देते हैं, इसको मैंने कहा समुच्चय। समुच्चय कह सकते हैं, समूह कह सकते हैं, कलेक्शन कह सकते हैं, अपने हिसाब से हम इसकी नामकरण कर सकते हैं। इसकी जब डिफिनीशन मैंने दी तो डिफिनीशन में मैंने बताया इट इज कॉल्ड द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसको अगर हम एक्सप्लेन करें, इसका जो डिफिनीशन बनकर सामने आएगा, इट इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले शब्द यहां पर है कलेक्शन अर्थात समूह, और दूसरा शब्द हमारे सामने जो बनकर आया है वो है ऑब्जेक्ट। मैं यहां पर दोनों चीजों के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। सबसे पहले मैंने कहा कि यह समूह है, यह कलेक्शन है किसका, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट मतलब एलिमेंट्स, या आप हिंदी में इसको अवयव कह सकते हैं, अवयव कह सकते हैं किसका, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, मतलब वेल डिफाइंड नेचर का। वेल डिफाइंड का मतलब होता है पूर्णतः परिभाषित या पूरी तरह से परिभाषित हो, पूरी तरह से परिभाषित हो। एक एक शब्द को हम लोग यहां पर लेके चलते हैं। मैंने कहा एक ऐसा समूह है जो अवयवों का है, मतलब एलिमेंट्स का है, लेकिन उन अवयवों का है जो कि पूर्णतः परिभाषित हो, जिनकी प्रॉपर एक डिफिनीशन दी जा सकती हो। अर्थात इन अवयवों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी स्टेटमेंट की, या हम कह सकते हैं सेंटेंस की। आप कह सकते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस या हम स्टेटमेंट की बात करेंगे जिनका प्रयोग हम अवयवों को एक्सप्लेन करने के दौरान करेंगे। अब आपको थोड़ा सा यहां पर डिफरेंशिएट करना पड़ता है सेंटेंस, जिसको हिंदी में वाक्य कहते हैं, और स्टेटमेंट जिसको हम लोग कथन कहते हैं। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि कुछ भी बोले जाने वाला जो डिफिनीशन होती है, कुछ भी बोले जाने वाला शब्दों का समूह होता है, वह सेंटेंस कहलाता है, लेकिन वह सभी समूह आपका स्टेटमेंट नहीं होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि आप स्टेटमेंट को कुछ ऐसे कह सकते हैं जो कि यूनिफॉर्म हो, जो सबके लिए हो, सबके ऊपर एप्लीकेबल हो। जैसे नेचर के बारे में कुछ बोला जाए, मैथमेटिकली कुछ बोला जाए, यह सबके ऊपर अप्लाइड हो, चाहे वह गलत हो चाहे वह सही हो। जैसे मैं कहूं कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। अगर मैं सन राइजेज इन द वेस्ट भी बोलूंगा तो पश्चिम में निकलता है, बात गलत है, लेकिन वह स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? गलत स्टेटमेंट है। बाकी सारी चीजें, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, आप कुछ बोलिए, अन्य कोई कुछ बोले, पर्टिकुलर किसी के बारे में बोलने के दौरान जो भी वाक्यों का समूह होता है उसको सेंटेंस कहते हैं। और अगर मान लीजिए वह यूनिफॉर्म हो, सबके ऊपर अप्लाइड हो, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी ने कोई घोषणा कर दी तो वह सबके ऊपर अप्लाइड है। नेचुरल कोई चीज हो रही है हम सबके साथ तो वह सबके ऊपर अप्लाइड है। कोई चीज किसी के लिए हानिकारक है, जैसे स्मोकिंग करना हानिकारक है, तो सबके लिए हानिकारक है, तो वह स्टेटमेंट है। तो इस तरह को हम सबसे पहले कैटेगराइज कर लेते हैं। यह स्टेटमेंट की मदद से ही इस कलेक्शन को एक्सप्लेन किया जाता है, इसलिए मैं यहां पर बता देना जरूरी समझ रहा था। मुझे लगा कि यहां पर जो ये ऑब्जेक्ट है जिनको हम अवयव कह रहे हैं, ये पूर्णतः डिफाइंड होने चाहिए, इसको समझने की सबसे पहले आवश्यकता है। मैंने जैसे कुछ एग्जाम्पल लिए, मान लीजिए मैंने कहा, आपको ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, कक्षा के सभी छात्रों का समूह। कक्षा के सभी छात्रों का समूह आप बिल्कुल नोटिस कर सकते हैं, वह एक प्रकार का सेंटेंस होगा, और वह सेंटेंस एक प्रकार का सेट जनरेट करेगा। मतलब जो हमारे पास एलिमेंट्स लिए गए हैं उन एलिमेंट्स का सही उपयोग किया गया है। अगर मान लीजिए मैंने कहा कलेक्शन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कलेक्शन ऑफ ईच नेचुरल नंबर, जिसको हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। मैंने कहा लेस देन 5, मतलब 5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह, तो वह भी एक प्रकार का कलेक्शन बना और डिफाइंड कलेक्शन बना। अब मैंने जैसे एक दूसरा सेंटेंस लिया, मैंने कहा कलेक्शन ऑफ ईच ऑनेस्ट पर्सन इन द सिटी, ऑनेस्ट पर्सन इन द सिटी, मतलब शहर के सभी ईमानदार लोगों का कलेक्शन। अब जब ये शब्द हमारे सामने बनकर आया, ईमानदार, बेईमान, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा,
तीखा, ये शब्द जो बनकर आया, जो किसी भी एक वैल्यू की क्वालिटी एक्सप्लेन करता है, वह सेट नहीं होगा, वह सेट नहीं होगा, अर्थात यह पूर्णतः डिफाइंड नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए एक समूह है या शहर में से मैंने आपको एक सर्वे करने को कहा कि आप जाइए इस चौराहे पर खड़े सभी लोगों में से बोलिए कि जो ईमानदार हैं वो हमारे समूह में आ जाएं। अब आप बताइए कि कौन कहेगा कि मैं बेईमान हूं, या हमारी मेजर करने की कैटेगरी क्या है। ऐसा कोई मेरे पास इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं कि हम उसको दिखा देंगे तो पता चल जाएगा कि ईमानदार है कि बेईमान है। तो इस प्रकार का जो एग्जैक्ट मेजरमेंट करने का पॉसिबल सिचुएशन हमारे सामने नहीं होता है, वह हमारा वेल डिफाइंड नहीं होता है। जिसको समझने के लिए बस ऐसे समझिए, जो आप इन एलिमेंट्स को देख रहे थे, जिन अवयवों को देख रहे थे, हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं अर्थात ऑब्जेक्ट हैं, यह दो प्रकार के हमारे सामने बनकर आएंगे। एक तो क्वांटिटेटिव होंगे, क्वांटिटेटिव का अर्थ होता है गणना पर बेस्ड हैं, मतलब इनकी गणना संभव है। दूसरा क्वालिटेटिव होते हैं। अब आपने देखा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो अलग प्रकार के नेचर किसी भी अवयव के बनकर आए। क्वालिटेटिव का मतलब जो गुणवत्ता पर आधारित हो। अगर मान लीजिए मैं आपसे कोई एक कलेक्शन सेलेक्ट करने को बोलूं जो क्वांटिटी पर बेस्ड है, तो वह सेट जनरेट करेगा, लेकिन अगर वह क्वालिटी पर बेस्ड है अर्थात गुणवत्ता पर बेस्ड है तो वह सेट जनरेट नहीं करेगा, अर्थात उसकी प्रॉपर डिफिनीशन संभव नहीं है। जैसे मैंने गुणवत्ता की बात करी तो मैंने ऑनेस्टी की बात करी, मैं ब्यूटी की बात करूं, मैं अच्छाई की बात करूं, मैं बुराई की बात करूं, जहां पर भी क्वालिटी के हिसाब से कलेक्शन को रीड करने की बात आएगी वह सेट जनरेट नहीं करेगा। लेकिन जहां पर भी क्वांटिटी के हिसाब से सेट को या एलिमेंट्स को कलेक्ट करने की, नोटिस करने की बात आएगी, वहां पर सेट जनरेट होगा, चाहे वह क्लास के बच्चों का समूह हो, घर के सभी सदस्यों का समूह हो, आपके ऑफिस के सभी कर्मचारियों का समूह हो, भारत के सभी प्रधानमंत्री का समूह हो, सभी नेचुरल नंबर्स का समूह हो, पूरे संसार में जितने देश हैं उनका समूह हो, भारत के सभी राज्यों का समूह हो, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनका समूह हो, चाहे आप उसे गिन सके चाहे आप उसे ना गिन सके, लेकिन उसको क्वांटिटी पर होना अनिवार्य है, तभी वह एक सेट है, तभी उसकी हम एक डिफिनीशन दे सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको कभी कोई ऐसी सिचुएशन बनकर आपके सामने आए जहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाएं और मुझे निर्धारित करना हो कि वह सेट है कि नहीं है, इस बात को हम लोग यहां पर पहले से फिक्स कर लेना हमारे लिए जरूरी होता है। जैसे मैं यहां पर कुछ सेंटेंस ले रहा हूं और आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा क्या वह सेंटेंस ओ सेट है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आइए कुछ स्टेटमेंट्स हम लोग लेते हैं। जैसे देखिए आपके सामने इस तरह से वर्ड्स बनकर आएंगे, लिखा है इसमें, पढ़ते जाएंगे हम लोग एक एक करके कि which of the following collection are the sets, या हैं सेट की नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को आप सही साबित करिए। हम में से यही सारी चीजों को यहां पर बताया गया है। जैसे मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूं, मुझसे कहा गया द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह, यस सेट है, आप कह सकते हैं बिल्कुल सेट संभव है इनसे। दूसरी बात अगर हम लोग करें भाई 100 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याएं, जो कि प्राकृतिक संख्याओं की बात अगर मैं करूं, जैसे मैंने पहले से आपको बता रखा है कि नंबर का क्लासिफिकेशन पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, किस किस सिंबल से इनको प्रदर्शित किया जाता है वह जानना जरूरी है। ये नेचुरल नंबर हैं और नेचुरल नंबर जो होंगे, जिसको हिंदी में हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल एन का प्रयोग करते हैं। इस कैपिटल एन के द्वारा हम प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करते हैं जिनकी जो शुरुआत होती है वह 1 से होती है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, इस प्रकार से यह सारी चीजें आपके सामने बनकर आती हैं। यह 100 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, अर्थात यह आपका सही। दूसरा देखिए, कहा गया है कि शहर के सभी ईमानदार लोगों का समूह। अभी मैंने इसी चीज को लेकर के आपको समझाया, द कलेक्शन ऑफ ईच ऑनेस्ट पर्सन इन द सिटी, यह आपका सेट नहीं बनाएगा, मतलब यहां पर क्वांटिटी के हिसाब क्वालिटी के हिसाब से एक्सप्लेन करने की बात आई है, इसलिए यह सेट जनरेट नहीं करेगा। अगला देखेंगे हम लोग यहां पर, तीसरा हमारे सामने क्या बोला है कि द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय श्री जयशंकर प्रसाद, श्री जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखे गए उपन्यासों का संग्रह बिल्कुल सेट बन जाएगा।
उसको आप गिन भी सकते हैं, लेकिन वह सेट भी है क्योंकि उन्होंने जितने उपन्यास लिखे उन्होंने ही लिखे हैं, यह क्वांटिटी पर आधारित अर्थात काउंटिंग पर बेस्ड है, इसलिए इसको हम सेट कह सकते हैं। अब जैसे अगला देखेंगे, सड़क पर चल रही सभी गाड़ियों का समूह, मतलब अंग्रेजी में देखिए द कलेक्शन ऑफ व्हीकल रनिंग ऑन द रोड। अब कोई कहे कि सड़क पर चल रही गाड़ियों को कैसे रीड करें, आप कोई भी एक सड़क केंद्रित कर लीजिए, जिस सड़क पर आप नोटिस करना चाहते हैं उसके दोनों किनारों पर कैमरे लगा दीजिए, आप सुबह से शाम तक की रीडिंग कर सकते हैं कि कितनी गाड़ियां चल रही हैं, अर्थात यह एक सेट जनरेट कर देगा, मतलब यह भी एक सेट बना देगा, इसको भी आप लोग यस कह सकते हैं। संसार के देखिए द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सभी खतरनाक जानवरों का समूह। अब खतरनाक कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन खतरनाक है कौन सही है? कोई जानवर किसी के लिए खतरनाक होता है, किसी के लिए नहीं होता है। किसी सामान्य जानवर को भी देख करके किसी भी व्यक्ति को डर लगता है और किसी को नहीं लगता है, इसलिए हम इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी बेस्ड है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि यह सेट नहीं होगा, यह सेट नहीं होगा। आगे मैं बढ़ूंगा और उसी हिसाब से देखिए, जैसे अब इसमें बोला द कलेक्शन ऑफ ईच प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया सिंस 1947, मतलब 1947 से लेकर के अब तक के भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का समूह बिल्कुल सेट बन सकता है। यस, इसका एक पॉसिबल कलेक्शन आप जनरेट कर सकते हैं, मतलब सेट बना सकते हैं। आगे देखिए द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन द, यहां पर भी सीधी सी बात है, यहां भी क्वांटिटी को फोकस ना करके क्वालिटी को फोकस कराया गया है। भारत कक्षा के सभी मेधावी छात्रों का समूह, तो यहां पर मेधावी हम किसको कैसे कैटेगराइज करें? अब आपको पता है कि कोई किसी विषय में बड़ा ही ज्ञानवान होता है, कोई किसी विषय में होता है। किसी को गणित आती है तो हिंदी नहीं आती है, किसी को हिंदी आती है तो गणित नहीं आती है। अब गणित वाला कहेगा मैं बहुत तेज, हिंदी वाला कहेगा मैं बहुत तेज, तो इस प्रकार की कैटेगरी निर्धारित नहीं की जा सकती है, अर्थात यह भी आपका नो होगा। आगे मैं बढ़ूंगा। इसके बाद अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य पूर्णांक संख्याओं का समूह। अब पूर्णांक हो मतलब इंटीजर हो तो आई से या तो जेड से इंडिकेट करते हैं। अभाज्य नंबर्स को हम प्राइम नंबर, जो संख्याएं स्वयं से और एक से विभाज्य होती है उनको अभाज्य कहते हैं। तो अभाज्य पूर्णांक संख्याओं का समूह बिल्कुल पॉसिबल है, यह सेट होगा, भले ही इसके सारे एलिमेंट्स को हम गिन ना पाए, लेकिन यह एक सेट ही कहलाएगा। आगे देखिएगा, एक से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह। अब आप कहोगे सर एक जो है क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, मतलब एक से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह। ऐसे सोचकर अगर चलें तो एक से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, अर्थात इस सेट में कोई एलिमेंट्स आएगा नहीं, लेकिन क्योंकि क्वांटिटी बेस्ड है इसलिए यह भी एक सेट है, भले ही इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है। इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यह भी एक सेट बना रहा है। आगे बढ़ता हूं और लास्ट स्टेटमेंट हम लोग इसका नोटिस करेंगे, द कलेक्शन ऑफ ईच फैमिली मेंबर्स इन माय फैमिली। मैंने पहले से बता दिया, मेरे परिवार के सभी सदस्यों का समूह यस पॉसिबल है, इसको लेकर के हम लोग एक सेट बना सकते हैं, इसको लेकर एक सेट बना सकते हैं। तो मैंने अभी केवल सेट की डिफिनीशन दी आपको और मैंने बताया कि किसे हम समुच्चय कहते हैं, किसे हम समुच्चय नहीं कहते हैं। यह डिपेंड करता है क्वांटिटी और क्वालिटी पर एलिमेंट्स के, मतलब अवयवों को गिन सकना, अवयवों की कैरेक्टरिस्टिक्स निर्धारित करना, इन पर डिपेंड करता है। जहां पर क्वालिटी की बात आएगी वहां सेट नहीं संभव है, जहां क्वांटिटी की बात आएगी वहां पर यस सेट संभव है। आगे मैं बढ़ूंगा। अब मैंने कहा जो मैंने डिफिनीशंस या एग्जांपल्स अलग अलग दिए जिनको लेकर के आप एक कलेक्शन जनरेट कर सकते हैं। हो सकता है आपके कलेक्शन में एलिमेंट्स गिने जा सकते हो सकता है आपके कलेक्शन के एलिमेंट्स ना गिने जा सकते हो, या आपके कलेक्शन में कोई एलिमेंट्स ही ना हो, लेकिन कलेक्शन है तो सेट है। कलेक्शन के एलिमेंट्स की प्रॉपर डिफिनीशन है तो सेट है। अगर ऐसा है तो हम कैसे किसी सेट को डिनोट करते हैं? टू डिनोट अ सेट, ध्यान दीजिएगा, टू डिनोट अ सेट। पूरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर मुझे किसी सेट को डिनोट करना है तो उसके लिए हम लोग यहां पर यूज कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। हम अंग्रेजी के बड़े लेटर्स का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं कौन कौन से लेटर्स यूज करे जाएंगे। आप ए यूज कर सकते हैं, बी यूज कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, डी कर सकते हैं, सो ऑन। अंग्रेजी के आप बड़े लेटर्स का प्रयोग करेंगे किसी सेट को डिनोट करने के लिए, सेट के नाम का निर्धारण करने के लिए। सेट का मतलब संग्रह, और संग्रह को केंद्रित कराया जाएगा। जैसे
आप किसी की, मान लीजिए आपका घर है, तो घर की आइडेंटिटी क्या है, घर की पहचान क्या है, घर के बाहर लगा नेम प्लेट जिसमें घर के ओनर का नाम लिखा रहता है, घर का भी एक टाइटल आप लिखवा देते हैं, वही सेट का नाम है। जैसे आप क्या हैं, अपने घर के एक अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं। आपकी पहचान क्या है, आपके फादर हैं। आप कहेंगे, कोई अगर सड़क पे मिलेगा तो पूछा जाएगा तो बताएंगे उनका लड़का है, मतलब उनकी लड़की है या उनका लड़का है, अर्थात आपकी पहचान वो सेट है, उस कलेक्शन का जो मेन मालिक है, जिसके नाम से आप जाने जा रहे हैं, आप उसके थ्रू पहचाने जाएंगे। मतलब सेट को डिनोट करने के लिए, नामकरण करने के लिए सेट का हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज, जो सेट के अवयव हैं, जैसे मैंने कहा घर हमारा है, तो घर के मालिक कौन हुए, मेरे ग्रैंडफादर या फादर हुए, या मेरी मदर हुई, ग्रैंड मदर हुई, वो घर के ओनर हुए। अब उनके हम सभी पार्ट हैं, मतलब हम सभी एलिमेंट्स हैं। तो मैंने कहा टू डिनोट एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, मतलब सेट के समुच्चय के अवयवों को प्रदर्शित करने के लिए यूज स्मॉल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, यूज स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाएगा। अब आप देखो कैसे कैसे प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम प्रयोग करेंगे स्मॉल ए का, मतलब हम कैसे किसका किसका प्रयोग करेंगे, ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, मतलब हम स्मॉल लेटर्स का प्रयोग करते हैं सेट के अवयवों को निर्देशित करने के लिए, दिखाने के लिए। मतलब सेट का नामकरण करने के लिए कैपिटल लेटर्स, और सेट के एलिमेंट्स अर्थात अवयवों को दिखाने के लिए हम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं। अब इन अवयवों को रखते कहां पर हैं, ध्यान दीजिएगा। टू स्टोर द एलिमेंट्स ऑफ सेट, मतलब सेट के अवयवों को रखने के लिए, ध्यान देना अगला लाइन, अगली स्टेटमेंट, टू स्टोर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, सेट के अवयवों को रखने के लिए यूज करली ब्रैकेट्स, यूज करली ब्रैकेट्स, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मझला कोष्ठक, हिंदी में हम लोग कहते हैं मझले कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। हम मझले कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। मझला कोष्ठक देखिए, आपको जनरली 3 कोष्ठक दिए जाते हैं, एक छोटा दिया जाता है, एक मझला दिया जाता है, एक बड़ा दिया जाता है। ये जो छोटा और बड़ा होता है, यह किसी रेंज को निर्धारित करता है। रेंज मतलब जैसे कि यहां से यहां तक की वैल्यू, जिसके बीच अनंत एलिमेंट्स आ सकते हैं, उनको निर्धारित करता है। जबकि जो मझला होता है, यह एलिमेंट्स अर्थात अवयवों को केंद्रित करता है। इसलिए सेट के एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए हम करली ब्रैकेट्स अर्थात मझले कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। अब हम अगर देखें तो 3 बातें मैंने यहां पर बताई कि सेट का नामकरण क्या होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अपने परिवार का ही एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं, तो जो परिवार के ओनर हैं वही सेट का नाम है। आप समझिए, आप सब, हम, आपके भाई बहन, मतलब आप ऐसे समझिए, आप अपने परिवार की अगर बात करें तो आपके फादर सेट के मेन नेम है, मतलब मेन नाम सेट का आपके फादर हो गए। आपकी मदर, आपके भाई बहन, ये सब सेट के एलिमेंट्स हो गए। तो कैपिटल लेटर से सेट का नाम दिखाया, स्मॉल लेटर से जो सेट के एलिमेंट्स है उनको दिखाया। अब इन स्मॉल लेटर्स को हम रखेंगे कहां, पूरा यह प्रदर्शन करेंगे कैसे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करली ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, मैंने एक सेट लिया, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट। हम इंग्लिश के अगर हम वॉवेल्स का कलेक्शन लें, तो वॉवेल्स आप जानते हैं कि वॉवेल्स में कौन कौन आता है, ए आता है, ई आता है, आई आता है, ओ आता है, यू आता है। अब देखिए, ये सब उस वॉवेल्स के कलेक्शन के पार्ट हैं, मतलब एलिमेंट्स हैं। इनको हमने रखा किसके अंदर, करली ब्रैकेट्स में। इनका नामकरण कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया, अर्थात यह सेट का नाम हो गया, दिस इज द नेम ऑफ सेट। यह सेट का नाम है, नेम ऑफ सेट। यह सेट के एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। और इन एलिमेंट्स को आपने रखा कहां है, इस करली ब्रैकेट के अंदर रखा है। अर्थात किसी एक सेट जिसका नाम कैपिटल लेटर से कुछ भी हो सकता है, उसके अवयवों को आप किसी एक करली ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे, करली ब्रैकेट्स के अंदर इंडिकेट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे।
इसको दिखाया कैसे जाता है, समझाया कैसे जाता है, ऐसे समझिए। मतलब ऐसे सोचिए, ए आपके घर के मुखिया का नाम है, ओनर का, जिसको हम सेट का नाम कह रहे हैं। ए हम सभी लोग हैं जो हम अपने घर में रहते हैं, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स को रखने के लिए जिस घर को आपने डेवलप किया है उसका नाम है करली ब्रैकेट्स। अब ये जितने भी अवयव हैं ये सब के सब इस सेट के पार्ट हैं, मतलब इसी से संबंधित हैं। इनको प्रदर्शित कैसे किया जाता है, बताया जाता है कि जो जैसे एलिमेंट्स है वह सेट से अगर मान लीजिए संबंधित है तो उसको प्रदर्शित कुछ ऐसे किया जाएगा, कहा जाएगा ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यस, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इस सिंबल को हम कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का अर्थ होता है संबंधित है, मतलब यह जो एलिमेंट है वह इस कैपिटल ए अर्थात इस बड़े सेट से, सेट का जिसका नाम दिया है उससे संबंधित है। ई जो है बिलोंग्स टू कैपिटल ए, आई जो है बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यस, सही है, सही है, सही है। मैंने कहा जेड बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो आप कहोगे सर नहीं, जेड तो हमारा पार्ट ही नहीं। अब जैसे मान लीजिए मैं आ गया तो मैं तो आपके परिवार का सदस्य नहीं हूं, तो मैं आपके परिवार से संबंधित नहीं हूं, तो इसलिए हमको आप कहेंगे कि यू डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, और जेड डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। आप ऐसा अगर लिख दें तो आप सही कह रहे हैं, मतलब यह जो एलिमेंट जेड है जो हमारा पार्ट नहीं है वह इनसे संबंधित नहीं है। तो आप कह सकते हैं जैसे आई की बात होगी, ओ की बात होगी, इस तरह से कोई भी एलिमेंट्स जो कि उसका पार्ट है वो तो संबंधित है, जो अदर एलिमेंट्स है वो सब के सब संबंधित नहीं है। अगर उनको सही से दिखाना है तो आप डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, इस सेट का पार्ट नहीं है। हम ऐसे इसको इंडिकेट कर सकते हैं। इस पर भी कुछ एलिमेंट्स, कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे जिनके द्वारा हम इन चीजों को समझाने की आपको कोशिश करेंगे। देखिए कुछ एग्जांपल हमने लिया जिनसे हम यहां पर आपको समझाएंगे। आप देखिए मैंने एक सेट लिखा, ए है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं। आप देख पा रहे हैं यहां पर कौन कौन से एलिमेंट्स दिए गए हैं। ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग दिए गए हैं। Which of the following statements are true and why? मतलब कौन कौन सा सही है और क्यों सही है, जो मैंने बताया उसी पर आपको रिलेट करते हुए कुछ स्टेटमेंट हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये देखिए सबसे पहला आपने सेट नोटिस किया था, मैं सेट को एक बार यहीं पर ओपन कर देता हूं जिससे कि वो आपको समझ में आए कि कौन सा किस किस के बारे में बात की गई थी। आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए ध्यान से। यहां पर क्या बोला है कि a इज इक्वल टू दिस, और फाइनली देखिए क्या कहा, सी डी इसी का पार्ट है, मतलब यह सेट के अंदर भी एक सेट है। जैसे होता नहीं परिवार के अंदर भी परिवार है, वह भी एक प्रकार के सब परिवार हो जाते हैं। जब मैं सबसेट पढ़ाऊंगा तो चीज मैं आपको बताऊंगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, सी डी को मैंने बताया कि कैपिटल ए से बिलोंग करता है। यस, बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात ध्यान दीजिए, हमसे कहा उसी में अगर देखा जाए तो मैंने कहा ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यस, ए भी बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से। इसके बाद देखिएगा आप लोग ध्यान से, अब जैसे उसी सेट को हम यहां पर रख दिए हैं, बाकी के एलिमेंट्स को हम रिलेट कर रहे हैं। यहां पर मैंने देखा कि वही सेट आपका रखा गया। क्या ई बिलोंग्स टू कैपिटल ए? आप कह सकते हो यस, बिलोंग कर रहा है। मैंने कहा ए बी ई नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब ए बी ई अलग अलग तो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन एलिमेंट्स के तौर पर कर रहे हैं, ना कि एक सेट के तौर पर कर रहे हैं। तो सेट के तौर पर नहीं कर रहे हैं, ये तो सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा है डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कैपिटल ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। आगे देखिएगा फाई। अब एक फाई के बारे में मैं आपको बता दूं, फाई को हम कहते हैं नल सेट। मैं अभी इसके बारे में आपको समझाता हूं। नल सेट का अर्थ होता है एम्प्टी सेट। मैं इसकी टाइप अभी जब समझाऊंगा तो आपको क्लियर कराऊंगा। इसको हम वाइड सेट भी कह सकते हैं, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, तो फाई उसको निर्देशित करता है। या तो हम लोग ओपन ब्रैकेट ऐसे करली बना देते हैं, वह निर्देशित करता है। ये जो एलिमेंट होता है वो सभी का पार्ट होता है, वह सभी सेट का एक भाग होता है। अर्थात फाई बिलोंग करेगा कैपिटल ए से। यस, फाई है मतलब वह उसके अंदर उपलब्ध है, उसका पार्ट है। नल सेट, नल एलिमेंट्स हमेशा किसी भी सेट का भाग एक हो सकता है, लेकिन इसी को अगर हम एक करली ब्रैकेट्स के अंदर रख देंगे तो यह एक एलिमेंट की तरह काम करने लगेगा। अर्थात अब हम कह सकते हैं यह इस सेट का पार्ट नहीं है। जबकि इसने कहा बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो हम कहेंगे नहीं है, गलत लिखा गया यहां पर। अब आगे देख लीजिए, कहा गया जेड, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है जेड बिलोंग्स टू कैपिटल ए। क्या ऐसा है? नहीं है। तो आपको इसने गलत बताया है, इस सेट में कहीं जेड दिख नहीं रहा है, तो हम तुरंत कह देंगे सर नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका पार्ट नहीं है।
आगे देखिए कहा है बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी है, यस है, अब लेकिन इसने क्या बोला है, बी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जो कि वो गलत बोल रहा है, जबकि हम साफ साफ देख रहे हैं बी हमारे सेट का एक पार्ट है, हमारे सेट का एक भाग है। आगे मैं बढ़ूंगा, ये चलिए देखिए आपका ये कंप्लीट हुआ। मतलब आप कोई सेट बनाते हो, उस सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैसे डिनोट करते हो, यह बात मैंने आपको बताया, यह मैंने आपको समझाया। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आगे बढ़ूंगा और मैं कुछ और चीजें आपको समझाता हूं, उसको नोटिस करते चलिए सभी लोग। इसके बाद का जो हम अगला टॉपिक यहां पर लेके चलेंगे वो होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का प्रदर्शन करना। ध्यान दीजिएगा, जो प्रदर्शन करना होता है सेट का, वह मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है। मतलब कोई एक कलेक्शन आपको दिया गया जिसको आप सेट कह रहे हैं, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा मुख्यतः 3 तरह से यहां पर डिफाइन किया जा सकता है। जो पहला पार्ट है इसका ध्यान दीजिएगा, उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड। दूसरा जो पार्ट है उसको हम लोग कहेंगे रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड। तीसरा जो पार्ट है हमारे पास वह एक प्रकार की डिफिनीशन मेथड है, या हम ऐसे कह सकते हैं तीसरे पार्ट का बहुत प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जैसे स्टेटमेंट वाइज अगर हम लोग यहां पर किसी चीज को दिखाना चाहें तो स्टेटमेंट मेथड हम कह सकते हैं, मतलब कथन के द्वारा हम उस पूरी नॉलेज को आपको प्रोवाइड कर दें। अब आपको मैं समझाऊं कि इनकी मीनिंग अलग अलग क्या है। जैसे देखिए, किसी एक ही सेट को प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, जिनकी जरूरत अपने हिसाब से अलग अलग होती है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि किसकी जरूरत क्यों है और यह किस लिए अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। सेट बिल्डर को हम अंग्रेजी में और प्रकार के नाम दे सकते हैं, रूल मेथड इसको कह सकते हैं, प्रॉपर्टी मेथड कह सकते हैं। इसको अगर मैं अपने हिसाब से समझाऊं तो आपको मैं कहूंगा यह एक टेक्निकल मेथड है। किसी भी सेट को एक्सप्लेन करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए यह एक टेक्निकल मेथड है। रूल मेथड, प्रॉपर्टी मेथड, आप इसको अलग अलग तरह से यहां पर नियम विधि, आप इस तरह से नाम दे सकते हैं। जो रोस्टर मेथड होता है उसको हम टैबुलर मेथड भी कहते हैं। टैबुलर मेथड भी कहते हैं हम। टैबुलर मेथड का मतलब एक प्रकार से तालिका विधि, अर्थात मैं आपको समझाता हूं, जैसे इसको समझाने के लिए, मतलब किसी सेट को इसके थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए एक रूल लिखना होता है, एक प्रॉपर्टी लिखनी होती है। किसी भी सेट के एलिमेंट्स को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है और मैं उसे एक कोड के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूं, तो कोड जनरली सब लोग क्रैक नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसको हमने टेक्निकल मेथड कहा। लेकिन अगर यह टेक्निकल है तो इसकी एक अलग प्रकार की फीचर भी होगी, इसकी अलग प्रकार की एडवांटेज भी होगी। जबकि यहां पर क्या होता है, इसकी मदद से हम सेट के एलिमेंट्स को लिख करके दिखाते हैं। इसको हम लिस्टिंग मेथड भी इसलिए कह देते हैं, मतलब यहां पर प्रत्येक एलिमेंट्स को लिख करके दिखाया जाता है। हर एलिमेंट्स को जब आप लिख लिख करके दिखाते हैं तो बहुत टेक्निकल नहीं होता है, नॉर्मल पर्सन भी उसको रीड कर सकता है, इसलिए इसको नॉन टेक्निकल मेथड भी हम लोग यहां पर एक नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं। स्टेटमेंट मेथड का मतलब यहां पर जो कलेक्शन रहता है उसकी एक जनरल रीडिंग लिख करके दिखाई जाती है, जिसको हम स्टेटमेंट के माध्यम से समझ पाते हैं। मैं इन एक चीजों को प्रॉपरली आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक कलेक्शन लिया, मैंने कहा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह। ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह। ये आपको स्टेटमेंट के द्वारा इस सेट को एक्सप्लेन कर दिया गया है। जो तीसरा मेथड था वो यही था कि आप किसी एक स्टेटमेंट के माध्यम से किसी एक सेट को प्रदर्शित कर दीजिए। आप एक कलेक्शन को ही बता रहे हैं, हमको एक स्टेटमेंट की मदद से बता रहे हैं। मैंने इस सेट को प्रदर्शित करने के लिए मैंने सबसे पहले रोस्टर मेथड अप्लाई करने की कोशिश करी। मैंने सोचा चलो रोस्टर मेथड से हम इस चीज को समझाएं लोगों को। रोस्टर मेथड में हमें करना क्या होगा, इस सेट के सभी एलिमेंट्स को एक एक लिख करके दिखा देना होगा, तो उसको हम रोस्टर मेथड कहेंगे। अब आप सबसे पहले सेट का नामकरण करिए। मान लीजिए सेट का नाम मैंने कहा ए है, एलिमेंट्स को रखते कहां पर है, करली ब्रैकेट्स में। क्या क्या एलिमेंट्स है बताइए, 1 है, 2 है, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। क्यों ऐसा 1 से 9 तक ही क्यों, क्योंकि 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याएं। 1 से ही क्यों शुरू, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, 1 से होती है। तो मैंने सभी एलिमेंट्स को लिख करके दिखा दिया, तो यह कलेक्शन किसका हो गया, प्राकृतिक संख्याओं का, जो कि 10 से छोटी है। अब आप प्रॉब्लम समझिए,
अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो आप कहते हैं कि सर लिख तो सकता हूं लेकिन बहुत लंबा होगा। मैं कहूंगा 1000, तो आप कहो सर फिर भी मैं लिख सकता हूं लेकिन इतना लंबा होगा कि हमको लिखने में बड़ी समस्या होगी। अगर 1000, 10,000 इस तरह से संख्याओं को मुझे दिखाना है तो मैं प्रत्येक संख्या को लिख करके नहीं दिखा सकता हूं, उसके लिए मुझे शॉर्ट फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, डॉट 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 लगा के छोड़ देना होगा, लेकिन वो बहुत ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। इसके लिए हमको क्या करना होता है, हमें रूल बनाना पड़ता है। जो रूल हम ऐसा बना दें जिसको सभी लोग पढ़ें और पढ़ करके इस पूरी चीज की पहचान कर पाएं कि प्रॉपरली दिया क्या गया है। इसका भी नाम मान लीजिए मैं ए ही रख देता हूं। रूल बनाया कैसे जाता समझिए। रूल बनाने के लिए जैसे शुरुआत में मैंने आपको एक बात बताया था कि सेट के अवयवों को स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। तो आप कहोगे सर कभी मान लीजिए हमें नंबर्स को दिखाना है तो कैसे उसको स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। हमने कहा कि हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं। सभी ग्रुप को दिखाने के लिए हम स्मॉल लेटर का ही प्रयोग करते हैं। सभी कलेक्शंस को दिखाने के लिए, चाहे वो नंबर से रिलेट करते हुए हो, चाहे अल्फाबेट से हो, चाहे जिससे भी हो, सभी को दिखाने के लिए हमें स्मॉल लेटर्स का ही प्रयोग करना होता है। मान लीजिए मैंने उसको कहा कि वह यक्स है। क्या है? यक्स है। मैंने स्मॉल लेटर से प्रयोग कर दिया। मैंने लिखा यहां पर यक्स इज सच दैट यक्स। अब यहां पर आपने देखा कि इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सच दैट। सच दैट हमने यहां पर इसको कहा। हिंदी में हम इसको कहते हैं यक्स एक ऐसा यक्स है। यक्स एक ऐसा यक्स है। यक्स एक ऐसा यक्स है जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या से। बट इसका जो मान है वह लेस देन, ये लेस देन का सिंबल है। क्या है? 10 है। लेस देन 10 है। ध्यान दीजिए, यक्स एक ऐसा सेट है, यक्स एक ऐसा समूह है, कलेक्शन है, जिसको हम ऊपर स्टिकर लगा के दिखा रहे हैं, जो नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा। इसको देखिए, जो नेचुरल से संबंधित है प्राकृतिक संख्याओं से, बट वह 10 से क्या है? छोटा है। मतलब वो 10 के बड़ा नहीं हो सकता, 10 के ऊपर नहीं जा सकता है। अर्थात मैं इसको ऐसे भी चाहता तो लिख सकता था। मैं चाहता तो लिख देता यक्स इज लेस आर इक्वल टू 9। ध्यान दीजिए, जो लिखा है यक्स इज लेस देन 10, मतलब 10 से छोटा। या मैं लिख देता कि लेस आर इक्वल टू 9, मतलब 9 या 9 से छोटा। 9 या 9 से छोटा, तो दोनों चीज हो सकता था। चाहे आप यह लिख देते तब भी सही होता, यह भी लिख देते तब भी सही होता। अपने हिसाब से हम इन चीजों की रीडिंग कर सकते थे, समझ सकते थे। आपने देखा कि किसी एक स्टेटमेंट को, जो कलेक्शन को प्रदर्शित कर रहा था, उसी स्टेटमेंट को रोस्टर से लिखने का तरीका, उसी स्टेटमेंट को सेट बिल्डर से लिखने का तरीका, और जरूरत क्यों पड़ी, मैंने देखा कि यह बहुत कम ही एलिमेंट्स को होल्ड कर सकता है, इसलिए मुझे यहां पर सेट बिल्डर की आवश्यकता पड़ी। यह बात आपने समझा। ध्यान दीजिएगा, आगे मैं बढ़ता हूं। अब मैं इसको थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से मैं समझाता हूं, जिससे कि आप रिलेट कर सको और अपने आप को इन्वॉल्व कर सको इस कॉन्सेप्ट में, इस टॉपिक में। तो मैं कुछ प्रश्न ले रहा हूं, जिन प्रश्नों को आपको सेट बिल्डर से रोस्टर, रोस्टर से सेट बिल्डर मेथड में लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए, कहा डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। हम जो हमारे पास दिए गए सेट हैं उनको हमें तालिका विधि में प्रदर्शित करना है। अब एक एक सेट को हम लोग लेते हैं और उसको लिखने की कोशिश करते हैं। आप भी यहां पर प्रयास करिए, जिससे कि इन सब चीजों को आप रिलेट कर सकें और समझ सकें। सबसे पहला स्टेटमेंट हम यहां पर ले रहे हैं, x is such that x is the letter before e in the English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट में ई के पहले आने वाले सभी लेटर्स की बात करिए। तो उसके लिए सेट का नाम मान लीजिए मैंने ए रखा। तो आपको पता है एक ई के पहले क्या क्या आता है? ए बी सी डी आता है। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि अंग्रेजी के लेटर्स हैं और ई के पहले के लेटर्स हैं, अर्थात हम इसको ए बी सी डी कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरे में देखिए लिखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x किससे संबंधित होना चाहिए? नेचुरल से, लेकिन x स्क्वायर आपका 36 से छोटा हो। x स्क्वायर आपका क्या हो? 36, मतलब उस एलिमेंट्स जिसको आप लेने जा रहे हैं उसका वर्ग जो हो वो 36 से छोटा हो। नेचुरल की शुरुआत होती कहां से? 1 से। 1 का वर्ग क्या होता है भाई? अगर हमने x लिया 1 तो x स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। मैंने 2 लिया तो 2 का वर्ग क्या होगा? 4। 3 लिया तो 3 का वर्ग क्या होगा? 9। 4 लिया तो 4 का वर्ग 16। 5 लिया तो 5 का वर्ग 25। 6 लिया तो 6 का वर्ग 36। अब सोचो, 36 ले नहीं सकते। अगर यहीं पे लेस आर इक्वल टू 36 होता
तब हम इसको भी होल्ड कर सकते थे, लेकिन यह तो है नहीं। हम क्या करेंगे, हम इसको भी नहीं कर सकते हैं, अर्थात हमारे एलिमेंट्स यही हो जाएंगे। कौन कौन से, 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 5 तक के एलिमेंट्स ही हमारे पार्ट कहलाएंगे, हमारे भाग कहलाएंगे, जिनके सभी वर्ग 6 से छोटे हैं, मतलब 36 से छोटे हैं, मतलब वो 36 के बिलो वाले संख्याएं हैं जो कि जिनका वर्ग 36 से बिलो होता है, नीचे होता है। तो आप 1 से लेकर 5 तक के अवयवों को कंसीडर कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगला देखिएगा, इसकी बात करते हैं हम लोग। यहां पर ये देखिए अलग अलग दिए गए हैं, हम एक एक करके समझते हैं इसमें। यहां पर इसको देखिए लिखा है, अगर हम लोग यहां पर इसको पढ़ें, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं से मैच करता है। x इज सच दैट x, मतलब पहले से उसने बता दिया कि वो नेचुरल से बिलोंग करता है, द प्राइम नंबर, और जहां पर x का मान जो है वह 10 से बड़ा है और 50 से छोटा है। अगर मैं अभाज्य संख्याओं की बात करूं, जो संख्याएं आपको पता है कि स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं वही अभाज्य कहलाती हैं, वह संख्याएं 10 से बड़ी, तो सबसे पहले तो मैं 11 लूंगा, फिर 13 लूंगा, 17 को लेता हूं, 19 को लिया, 23 को लिया, 29 को लिया, 31 को लिया, 37 को लिया, 43 को लिया और फाइनली 47 को लिया। यह संख्याएं हैं, मेरे हिसाब से और कुछ छूटा नहीं है। आप लोग एक बार मैच करा लीजिए। यह वह संख्याएं हैं जो 10 से बड़ी हैं और 50 से छोटी हैं, साथ साथ प्राइम हैं, अर्थात अभाज्य हैं। तो आपने इस सेट बिल्डर को रोस्टर में प्रदर्शित कर दिया। आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप इनका नॉलेज रखिए कि अभाज्य संख्याएं क्या हैं, कितनी होती हैं इसके बीच में। यह सारी बातें मैंने अपनी उस क्लास में बताया, आप वहां पर देख सकते हैं। अगला देखेंगे हम लोग। यहां पर अगला क्वेश्चन इसी में देखिए दिया हुआ है, जो है क्या, लिखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n। आपका जो एलिमेंट है एक्चुअली x है और x बराबर क्या है, 2n है। लेकिन n क्या है पहले उसको निर्धारित करना जरूरी है। n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करता है। लेकिन हमारा एलिमेंट ध्यान रखना x है, और x किससे संबंधित है, n से संबंधित है। आपको पहले n लेना होगा, n को निर्धारित करना होगा। तो n प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करता है, तो शुरुआत हम लोग 1 से करें, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। इसमें कोई रेंज नहीं बताया कि कहां से कहां तक होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं सबसे पहला एलिमेंट 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, क्योंकि 2n अर्थात 2 से गुणा होता जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि सम संख्याओं का समूह होगा, या आप इसका प्रदर्शन कुछ ऐसे कर सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16, इस प्रकार से इसको इनफिनाइट तक हम लोग यहां पर छोड़ देते हैं बना करके। यह इसका प्रोसेस हो गया, आप समझ लिए होंगे कि क्या सिस्टम यहां पर बनकर आएगा। अगला देखिएगा, कहा x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और वो भी लिखा है कि x जो हो वह ग्रेटर देन x हो, x ग्रेटर देन। अब कोई एलिमेंट क्या अपने से बड़ा हो सकता है, नहीं होता है। तो इसको हम लोग सिंपली कह देंगे कि यह केवल फाई होगा, और वही फाई ही यहां पर आंसर इसका कहलाएगा। और उसको प्रदर्शित करने का मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा। यह एक प्रकार का नल सेट बनाएगा। नल सेट को प्रदर्शित किया जाता है या तो ओपन ब्रैकेट से या तो फाई से, अर्थात इसका अगर कभी हमको सेट बिल्डर करना हो हम इसको लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। मैं इसको अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। अगला देखिए, इसी में 6वां नंबर समझते हैं। लिखा क्या है इसको पढ़िए। अगर हम देखें, x is such that x is the prime number which is a divisor, मतलब एक तरह का भाजक है। किसका, आप 50 के सभी अभाज्य भाजकों की बात किया है, 50 के सभी अभाज्य भाजकों, 60 के सभी अभाज्य भाजकों की बात किया है। अब 60 को कौन कौन संख्याएं काट सकती है, पहले उसको निर्धारित करिए, फिर हम लोग यहां पर अभाज्य भाजकों की बात करेंगे कि कौन कौन सी संख्या अभाज्य होंगी। सबसे पहले किसी संख्या को काटने की बात किया जाए तो वह संख्या स्वयं से कटती है और 1 से कटती है। 2 भाजक किसी संख्या के फिक्स होते हैं, 1 60 बार कटेगा, 2 30 बार कटेगा, 3 20 बार कटेगा, 4 15 बार कटेगा, 6 10 बार कटेगा, 5 12 बार कटेगा। फिर जो है आपके पास क्या आया, 6 जो है 10 बार कटेगा। अब तो कोई बचा नहीं। तो भाजक क्या क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60 स्वयं।
इसमें से अभाज्य कौन कौन है? एक तो है नहीं, 2 है, 3 है, 5 है। 2 है, 3 है, 5 है, बाकी तो मेरे हिसाब से सब भाज्य हैं। तो इसका जो आंसर होगा केवल 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। तो 2, 3, 5 यहां पर इस प्रश्न का आंसर होगा, जो कि 60 के सभी अभाज्य भाजक हैं। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला देखिए क्या लिखा है, x is such that x is a टू डिजिट नंबर such that the sum of the digits is 8। मतलब 2 अंकों की संख्याएं हैं, 2 अंकों की संख्याएं जिसकी शुरुआत आप जानते हो 10 से होती है और कहां तक होती है? 99 तक। इनमें से मुझे उन संख्याओं को लेना है जिनका जोड़ किसके बराबर हो? 8 के बराबर हो। तो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? 17 हो सकता है क्योंकि 1 7 8 होता है। 26 होगा, बिल्कुल हो सकता है। 35 होगा, यस श्योर होगा। इसके बाद देखिए आपके सामने 44 होगा, बिल्कुल होगा। 53 होगा, 62 होगा, 71 होगा, 80 होगा, 80 होगा। फिर आपके सामने लास्ट में कितना हो जाएगा बताइए? 80 के बाद आपके पास 80 हो गया। फिर आपके पास यहां पर बस 80 तक आपके सामने बनकर आएगा ना। 80 के बाद जब 80 के ऊपर कोई संख्या आएगी तो वह हमेशा 8 से उसके डिजिट का जोड़ बड़ा ही रहेगा। तो इसलिए बस यहीं तक यह संख्याएं हो सकती हैं और इसी को उठा के हम लोग अगर एक सेट में रख देते हैं तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। तो आपकी संख्याएं हो गई 17, 26, 35, 44, 53। सबके बीच कामा लगा करके आपको प्रदर्शित करना है। 53, 62, 71 और 80 हो जाएगा सही आंसर आपके सामने। ध्यान देना, अगला सम, द सेट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड इलाहाबाद। एक अगर हमारे पास कोई एक शब्द दिया हो, अगर उनके एलिमेंट्स का प्रयोग करके हमें एक सेट प्रदर्शित करना है तो हमेशा हम उन सारे लेटर्स का प्रयोग करेंगे जो कि उसको बनाने के लिए यूज किए गए हैं, बट किसी का रिपीटिशन नहीं करेंगे, किसी को बार बार हम प्रयोग में नहीं लाएंगे। जैसे अगर मैं इसके लिए सेट बनाऊंगा तो सबसे पहले ए को लूंगा, यल 2 बार है बस 1 बार लूंगा, अगला ये भी नहीं लूंगा, यच पहली बार मिल रहा है लूंगा, ए नहीं लेना है बी लेते हैं और लास्ट में डी लेते हैं। आप इस तरह से इस सेट को यहां पर प्रदर्शित कर सकते हैं इलाहाबाद के लेटर से जो बनाया जा सकता है। आगे बढ़ता हूं मैं। इसके बाद देखिए अगला क्या दिया है, कहा है x is such that x is a solution of x square plus 5x plus 6, जहां पर x किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। इसके लिए मुझे इस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का जो कि एक द्विघात समीकरण है, इसका मुझे हल करना होगा। इसको हल करने का प्रोसेस आई थिंक आपको पता होगा कि यहां पर जैसे 6 है जो कांस्टेंट है, वो इसके कोफिशिएंट इसके गुणांक के साथ गुणा होगा, मतलब 6 आएगा। 6 के ऐसे 2 गुणनखंड जिनका जोड़ 5 के बराबर हो, तो 2 और 3 का गुणन 6 होता है, साथ साथ जोड़ जो है 5 होता है, योग 5 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x हम लिख सकते हैं, प्लस 6 लिखा यहां पर, x कॉमन किया x प्लस 2 आया, प्लस 3 कॉमन किया x प्लस 2 आया। अब पूरा सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो x प्लस 2 दोनों में कॉमन होगा और x प्लस 3 आएगा। तो यहां पर x की 2 वैल्यू आपके सामने बनेगी, एक तो -2 दूसरी -3। ये दोनों एलिमेंट्स आंसर होंगे क्योंकि ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग भी कर रहे हैं। अगर यहीं पे लिखा होता नेचुरल नंबर तो आप कहते सर नेचुरल तो दोनों है ही नहीं, तो आंसर नहीं है। होल नंबर लिखा होता तो नहीं होते, इंटीजर लिखा होता तो जरूर होते, रैशनल नंबर है तो जरूर होंगे। इसलिए नंबर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना हमारे लिए बड़ा ही जरूरी होता है, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। आगे देखेंगे, इसकी बात करें, कहा x is such that x is solution of x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। x किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। मैंने इसको भी सॉल्व किया तो लिखा x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर बराबर 16, x बराबर आप क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस 4, मतलब 4 का गुणा वर्ग करिए तब भी 16 आएगा, -4 का वर्ग करने पर भी 16 आएगा, अर्थात इसके एलिमेंट्स -4 और +4 होंगे, जो कि रियल से बिलोंग कर रहा है, इसलिए मैंने दोनों लिया। अगर नेचुरल से बिलोंग करता तो केवल +4 लेता, इंटीजर से करता तो दोनों लेता, होल नंबर से बिलोंग करता तो +4 लेता। इस तरह से हमको इन सब चीजों को केयर करते हुए चलना होगा और अपने आंसर का निर्धारण करना होगा, आंसर को फिक्स करके दिखाना होगा। जैसे मैंने सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट किया, उसी तरह से रोस्टर से सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यह बात मैं आपको एक एक प्रश्न के माध्यम से बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला देखा,
1 से लेकर 9 तक। ऐसा ही एग्जाम्पल मैं पहले करा चुका हूं। इसको प्रदर्शित करने का बहुत प्रोसेस है मेरे सामने, बहुत तरीका है। सबसे पहली चीज मैं कहूंगा x इज सच दैट x। अगर हम नेचुरल के माध्यम से करना चाहते हैं तो कहेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। और लास्ट में लिख देंगे x इज लेस आर इक्वल टू 9 लिख सकते हैं, x इज लेस देन 10 लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या प्रयोग करना चाहते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, आप दोनों का प्रयोग यहां पर आराम से कर सकते हैं। आगे मैं बढ़ता हूं। देखिए बी की बात अगर किया जाए, दूसरा अगर मैंने अनुभव किया तो लिखा सबसे पहले 1, फिर लिखा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता चला गया होगा। मतलब ऊपर सब में फिक्स है। इस 1 को भी आप 1/1 लिख सकते हो ना। ऊपर सब का देखिए क्या फिक्स है, ऊपर सब में 1 फिक्स है, नीचे संख्या 1 से शुरू हो रही है और जा रही है, मतलब नेचुरल नंबर्स का प्रयोग किया जा रहा है। मैं लिखूंगा x इज सच दैट x, ध्यान देना, इज इक्वल टू 1/n। 1 क्या होगा, n, क्योंकि n हमारे सामने जहां पर मैं बताऊंगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n प्राकृतिक संख्याओं का समूह, मतलब जो 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन इनफिनाइट तक जा रहे हैं, वो सब की सब प्राकृतिक है। ऊपर मैंने यहां पर 1 फिक्स कर दिया, इसलिए यहां पर इसको आप प्रदर्शित कर सकते हैं x इज सच दैट x इज इक्वल टू 1/n से। और n की बात अगर सोचिए, आप ले लीजिए अपने हिसाब से प्राकृतिक संख्या, 1 लेंगे तो 1/1, मतलब ये आ जाएगा। 2 लेंगे 1/2, 3 लेंगे 1/3, 4 लेंगे 1/4, इस प्रकार से यहां पर बनता चला जाएगा। आगे बढ़िए। इसी तरह का देखिए एक दूसरा पैटर्न भी हमने लिया। सी में आप लोग देखोगे तो समझ में आएगा आपको। यहां पर हम फोकस कर रहे हैं, मैंने देखा कि पहले ऊपर 1 है, नीचे 2, 2/3, मतलब यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, इस तरह से गया है। मैंने अनुभव किया जो ऊपर अगर n है तो नीचे n+1 है, मतलब 1 जुड़ गया है। मैं लिख दूं यहां पर x इज सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1, मतलब जो एलिमेंट्स आपका x है और उसका अमाउंट एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा, n/n+1 से। n क्या है, n यहां पर बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, यही इसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आप सोचिए, कहीं आपको इसको दिखाना है और एक्सप्लेन करना लोगों को, कैसे कर सकते हैं। आप कहोगे सर मेरा एलिमेंट्स x है जो डिपेंड करता है n पर, लेकिन एक्चुअली x है क्या, x जो है वो है n/n+1 है। अब समझिए, यही तो आपका सेट है ना। n के एलिमेंट्स किससे बिलोंग करेंगे, नेचुरल से। 1 रखूंगा तो 1/1+1, 2 रखूंगा 2/2+1, 3 रखूंगा 3/3+1। इस तरह से जो आपके गिवन सेट्स में एलिमेंट्स हैं वह आपके इस फार्मूले को जस्टिफाई कर रहे हैं, इस फार्मूले के अंतर्गत ही बनकर आ रहे हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला देखेंगे, इसी तरह से देखिए डी दिया है, आप समझिए। यहां पर दूसरा एक पैटर्न दिया, 1/2 है, 2/5 है, 3/10 है, 4/17 है, 5/26 है। मैं एक चीज सोच रहा था, मुझे ऊपर का अगर मैं वर्ग कर दूं, मतलब 1 का वर्ग में 1 जोड़ दूं तो 2 आएगा, 2 के वर्ग में 1 जोड़ दूं तो 5 आएगा, 3 के वर्ग में 1 जोड़ दूं 10 आएगा, 4 के वर्ग में 1 जोड़ दूं 17 आएगा। अर्थात मैं कह सकता हूं n/n² + 1 है, n/n² + 1 है, सेम टू सेम है, मतलब x इज सच दैट x इज इक्वल टू n/n² + 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेम वही प्रोसेस है, सेम तरीका है। अगर आप समझना चाहते हैं तो उसी तरह से बना के यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं जो मैंने यहां पर पैटर्न बताया। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। आगे देखिएगा, जैसे इसके बाद हम इसकी बात अगर करें, 5वां नंबर देखिए ध्यान से। E इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, -2, -1, 0, 1, 2। देखा जाए तो यहां पर शुरुआत -2 से हो रही है और इंड +2 पे हो रही है। अर्थात मैं कह सकता हूं x इज सच दैट x बिलोंग्स टू i। किससे बिलोंग कर, i से, या मैं z लिख सकता हूं, यहां पर दोनों लिख सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा जो x है वह ग्रेटर आर इक्वल टू -2 है, मतलब -2 के बराबर है, उससे बड़ा है। लेस आर इक्वल टू क्या है, 2 है। आप चाहते तो लिख देते ग्रेटर देन 3 बट लेस, सॉरी -3 बट लेस देन 3, आप ऐसे भी लिख सकते थे। तो आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हो, मतलब ऑप्शन देखना एग्जाम में जो मैच कर जाए उसका हम लोग यहां पर प्रयोग कर सकते हैं। आगे मैं बढ़ूं, देखिए यहां पर 6ठा नंबर आपके सामने है बोर्ड पर। f इज इक्वल टू, दूसरा एक सेट है, -2 and 2। अभी हमने देखा, मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, x इज सच दैट x इज इक्वल टू, या x² इज इक्वल टू मैं लिख दूं 4, क्योंकि 4 के दोनों वर्गमूल हैं।
4 के वर्गमूल की बात किया जाए तो -2 और +2 हो रहा है, लेकिन यहां बताना पड़ेगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यह आपका कलेक्शन है जिसको हमने यहां पर प्रदर्शित किया है। आई होप यह भी क्लियर हुआ होगा। जो हम लोगों ने पढ़ा उसी चीज को हम अप्लाई कर रहे हैं। अब जैसे इसकी बात किया जाए, यहां पर g इक्वल टू, देखिए 0 से शुरुआत होकर 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 के पहाड़े की तो बात है, तो मैं लिख दूं x इक्वल टू 3n, लेकिन मैं बता दूंगा n बिलोंग्स टू होल नंबर। मैं लिखूंगा x सच दैट x इक्वल टू 3n अर्थात ऐसे समझिए जो x है वह आपका 3n है और n क्या है, होल नंबर है। होल नंबर कहां से शुरू होता है, 0 से। 0 के बाद 0 मतलब 0 को 3 से गुणा करिए, देखिए कितना आएगा, 0 आएगा। अब अगला नंबर 1 होगा, 1 को 3 से गुणा करें 3 आएगा, 2 को 3 से गुणा करें 6 आएगा, 3 को करें 9 आएगा। अर्थात जो आपकी रिक्वायरमेंट है यह पूरी कर देगा। आप इसको यहां पर लगा सकते हैं, यह सही आंसर इसका बन जाएगा। आगे देखिएगा, इसके बाद देखिए क्या दिया है, लिखा है 1 4 9 16। आपको समझ में आ गया होगा यह किसका वर्ग है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। अर्थात हम कह सकते हैं यहां पर n स्क्वायर है। कौन, x किसके बराबर है, n स्क्वायर है। और n क्या है, n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। लेकिन एक बात बताना पड़ेगा, n इज लेस r इक्वल टू 10। भाई ये भी तो बताना है ना कहां तक जा रहा है। 10 का होल स्क्वायर अर्थात 100 तक तो क्लियर ही है ना, 100 तक तो जा ही रहा है। तो हम लोग यहाँ पर n इज लेस r इक्वल टू 10 बताएंगे और फाइनली यहाँ पर x सच दैट लिख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसको पहले एक्सप्लेन कर लें, उसको प्रदर्शित करने का हमारे पास अगर कॉन्सेप्ट है तो हम इसको समझा जा सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे मैं बढ़ूंगा। 9वां नंबर देखिए पढ़ा हमने, तो लिखा अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज द कलेक्शन ऑफ मंथ, ऐसे लिख दे, कलेक्शन ऑफ लास्ट 3 मंथ। इस साल के अंतिम 3 महीने, लास्ट 3 मंथ ऑफ ए ईयर, साल के 3 महीने हैं, किसी भी ईयर के 3 अंतिम के महीने अक्टूबर नवंबर और दिसंबर होते हैं। तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक लिखा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर। मुझे पता है कि जो ईयर्स, जो मंथ होते हैं, कोई 28 डेज का होता है, कोई 30 डेज का होता है, कोई 31 डेज का होता है, कोई 29 का होता है। अब अगर मैं जनवरी की बात करूं 31 दिन, मार्च 31 दिन, मई 31 दिन, अर्थात उन सभी मंथ्स को रखा गया है जिनमें 31 दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। तो मैं लिखूंगा x is such that x is the collection of month having 31 days, जिसमें 31 दिन होते हैं, उन महीनों का संग्रह है, उन महीनों का कलेक्शन यहां पर आपको दिया गया है। यह आपके सामने क्या हो गया, सेट बिल्डर से रोस्टर में लिखना, रोस्टर से सेट बिल्डर में लिखने का प्रोसेस हो गया। आई होप ये चीज आप सभी को क्लियर हुआ होगा, इसको आपने क्लियर किया होगा और समझा होगा। आगे मैं एक और चीज आपको समझाता हूं, क्योंकि मैंने अभी आपको रिप्रेजेंटेशन बताया है। अब मैं थोड़ा सा आपको क्लासिफिकेशन की तरफ लेकर चल रहा हूं। क्लासिफिकेशन में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिसको आपको समझने की जरूरत है। तो सेट के क्लासिफिकेशन पर हम लोग आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अ सेट, इसको खूब ध्यान से आप लोग समझिए कि सेट का समुच्चय का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। हम कह सकते हैं समुच्चयों का वर्गीकरण, अर्थात जैसे कोई पूछे आपसे कि समुच्चय के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो ऐसे तो कोई बहुत प्रकार अलग अलग लोग बताते हैं, लेकिन हम लोग इसको एक अलग तरह से यहां पर डिफाइन करेंगे और अलग तरह से यहां पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज हम लोग यहां पर कह सकते हैं, पहला जो मैं अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन करता हूं, तो मैं एक कहता हूं एम्प्टी सेट। पहला सेट मैंने यहां पर नाम दिया है एम्प्टी सेट, दूसरा मैंने नाम दिया है नॉन एम्प्टी सेट। तो सबसे पहले हिसाब से अगर मैं कहूं तो मैं सेट के 2 प्रकार यहां पर मानकर चलता हूं। एम्प्टी सेट मतलब या तो सेट के अंदर अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको हम एम्प्टी सेट कहेंगे, हिंदी में रिक्त समुच्चय कहेंगे, अंग्रेजी में इसको हम नल सेट कहेंगे, इसको हम वाइड सेट कहेंगे, इसको हम लोग जो है रिक्त समुच्चय कहेंगे। आप अपने हिसाब से इसका नामकरण कर सकते हैं। और इसको जो डिनोट किया जाता है, ध्यान देना, इसको नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइड सेट, रिक्त समुच्चय, इस तरह से अलग अलग नामकरण यहां पर कर सकते हैं। डिफिनीशन अगर मैं दूं, अ सेट हैविंग नो एनी एलिमेंट्स,
हैविंग नो एनी एलिमेंट्स, एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव ना हो उसको हम नल सेट कहते हैं, वाइड सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं, खाली समुच्चय कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं, मैंने सपोज करिए कहा कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ध्यान देना, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन वन, एक से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समूह, बताइए है कोई? आपको अगर सर कोई संख्या नहीं, सबसे छोटी संख्या एक ही होती है। मैंने कहा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन, ध्यान देना, ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 6, 5 से बड़ी और 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो 5 से बड़ी तो अगली संख्या 6 ही होगी ना। हाँ, यहां पर रियल होता तो बात दूसरी थी। नेचुरल नंबर में 5 से अगली जो संख्या होगी वो 6 ही होगी, अर्थात इनके बीच कोई संख्या नहीं है, यह नल सेट है। इसको जो डिनोट किया जाता है, जैसे मैं अभी थोड़ा सा जिक्र भी कर चुका हूं आप लोगों से, डिनोटेड बाई, या तो मैं इसको फाई से डिनोट करूंगा, इसको हम फाई कहते हैं, या तो मैं ओपन ब्रैकेट से इसको डिनोट करूंगा। अगर कहीं पर ओपन ब्रैकेट लगा है दैट मींस नल सेट, या सिंपली फाई लिखा है दैट मींस नल सेट। तो दोनों को हम लोग यहां पर फाई को या नल सेट, ओपन ब्रैकेट को हम नल सेट का प्रयोग करके यहां पर दिखा सकते हैं, नल सेट को दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा मैंने कहा कोई भी सेट जिसके पास हैविंग एटलीस्ट वन एलिमेंट, मतलब कह सकते हैं कम से कम एक अवयव हो, अर्थात हम अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं कंटेनिंग एटलीस्ट वन एलिमेंट, अर्थात किसी एक समुच्चय के पास यदि एक भी एलिमेंट्स है तो वह खाली नहीं है। क्लास है, क्लास में अगर एक बच्चा भी बैठ गया तो वह अब खाली क्लास नहीं है, मतलब उसमें कोई तो बैठा है। वो भले ही एक एलिमेंट्स है, एक ही है या हजार है या गिना नहीं जा सकता, लेकिन वह अब खाली नहीं है, नल नहीं है। हाँ, क्लास में अगर कोई नहीं है तो वह नल क्लास है, खाली क्लास है। अब इसकी डिफिनीशन और इसका क्लासिफिकेशन फिर से कर, अब इसका तो कोई क्लासिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, जब नल ही है तो क्या क्लासिफिकेशन। अब जो नल नहीं है उसका क्लासिफिकेशन फिर से कर सकते हैं, एक बनेगा फाइनाइट, दूसरा बनेगा इनफाइनाइट। एक बनेगा फाइनाइट, दूसरा बनेगा इनफाइनाइट। मतलब फाइनाइट का अर्थ होता है काउंटेबल, मतलब जिस सेट के एलिमेंट्स को गिना जा सके उसे हम कहेंगे काउंटेबल, अर्थात फाइनाइट, और जिसके अवयवों को ना गिना जा सके उसे हम कहेंगे इनफाइनाइट, अर्थात अनकाउंटेबल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए अपने परिवार के सदस्यों की बात कर रहे हैं तो गिन सकते हैं, तो काउंटेबल है। जैसे आप नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 10 बोल रहे हैं तो कभी नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल है। ऐसे आप अगर कह दे आप कह दे इंटीजर लेस देन 5, तो इंटीजर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो नहीं गिना जा सकता। नेचुरल नंबर क्योंकि बाउंडेड होता है, एक से शुरू होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है, इसलिए इनको अगर हम ग्रेटर में कहेंगे तो नहीं गिन सकते, लेस में कहेंगे तो गिन सकते हैं। इंटीजर कहीं नहीं गिन सकते, ना तो लेस में ना तो ग्रेटर में। हाँ, अगर हम उसको इंक्लोजर कर दें जैसे कि ग्रेटर देन समथिंग, लेस देन समथिंग, तो गिन सकते हैं। तो जो ऐसा सेट हो जिसके एलिमेंट्स को, जैसे मान लीजिए आप ऐसे कह दें कि ऑल द स्टार्स इन द स्काई, तारों को गिन सकते हैं? नहीं। हेयर्स ऑन योर हेड गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, तो आपके अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट सेट है। लेकिन अगर एलिमेंट्स गिन सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा ऑल द यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री, गिन सकते हैं। ऑल द वर्ड्स इन द बुक, गिन सकते हैं। कितने विषय हैं, कितने देश हैं, सब गिन सकते हैं। भले ही गिन पाए, भले ही उसको गिनने में हमें बहुत समय लगे, लेकिन हम उसको गिन सकते हैं, तो फाइनाइट है। नहीं गिन सकते तो इनफाइनाइट है। और मैं आपको एक शब्द यहीं पर बता दूं, इसके क्लासिफिकेशन में यह चीज आपकी अभी और एक्सप्लेन करी जाएगी, जिसमें आपको अब मिलेगा सिंगल सेट या सिंगलटन सेट और यूनिवर्सल सेट, जिसको हम लोग यहां पर वहीं से अब एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इस क्लासिफिकेशन का जो अगला पार्ट होगा वह अगले सेशन का रूप होगा। यहां तक की चीजों को मैं आपको यहीं पर फाइनल करके जाऊंगा। इसमें आप आगे के सेशन में जब जाओगे तो आपको और चीजें यहां पर रिलेट करते हुए समझ में आएंगी। तो सबसे पहले यहीं पर थोड़ा सा जो फाइनाइट है और इनफाइनाइट है उसके बारे में एक शब्द मैं और बता दूं, जिसका नाम है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, अर्थात किसी एक समुच्चय के अवयवों की गिनना किसी भी सेट के बाद अगर हम करें यहां पर, तो उस सेट का जो कार्डिनल नंबर होता है उसको डिनोट करने के लिए हम लिखते हैं एन ऑफ ए। अगर मैंने लिखा एन ऑफ ए,
दैट मीन्स इट इज सेइंग दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, मतलब सेट में कितने अवयव हैं, एलिमेंट्स इन अ सेट, मतलब समुच्चय में कुल कितने अवयव हैं उसको कौन बताता है, कार्डिनलिटी बताती है। अर्थात किसी सेट के साथ अगर n लगा दिया, दैट मीन्स वो हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द सेट, सेट में कुल कितने अवयव हैं, यह बात हमसे पूछा जा रहा है। यह तभी पॉसिबल होता है जब सेट फाइनाइट हो। इट्स ओनली दिस कॉन्सेप्ट ओनली एक्सेप्टिंग फॉर द फाइनाइट सेट, मतलब अगर फाइनाइट सेट है तभी तो हम उसकी कार्डिनलिटी डिसाइड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कोई सेट है जिसके पास एलिमेंट्स गिने ही नहीं जा सकते, तो हम कैसे काउंट करके बताएंगे कितने यहां पर एलिमेंट्स हैं कितने नहीं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैंने दिया आपको, मैंने लिखा यहां पर ए बी सी, अब आपसे मैंने पूछा व्हाट अबाउट एन ऑफ ए, तो आप कहोगे सर इसका मतलब होगा 3, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं। अब मैंने कहा, मान लीजिए मैंने लिखा है बी एक सेट है जिसके पास एलिमेंट्स है, सपोज करिए 1 2, तो आप कहोगे सर एन ऑफ बी विल बी 2, क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं। मैंने लिखा सी इज इक्वल टू 1, अब आप कहोगे एन ऑफ सी विल बी अगेन 1, यह भी 1 होगा। यहां थोड़ी सी कंफ्यूजन लोग को होती है, इसलिए मैं यहां पर बता रहा हूं। मैंने लिखा एक सेट है डी, डी इज इक्वल टू मैंने लिखा 0, तो आपसे मैंने पूछा व्हाट अबाउट एन ऑफ डी, तो हो सकता है कुछ लोग कहें सर 5, 5 मतलब नल, ऐसा नहीं है, नल ये नहीं है क्योंकि इसके पास एक एलिमेंट है 0, अर्थात इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कुछ एक एग्जांपल इसके लेकर के इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहीं पर क्लियर कर देंगे, आपको मैं फाइनल करा देता हूं। जांच कीजिए कि दिए गए समुच्चय अर्थात चेक वेदर द गिवन सेट्स आर फाइनाइट और नॉट, इफ इट इज फाइनाइट फाइंड देयर कार्डिनल नंबर, उनके कार्डिनल नंबर भी बताइए। जैसे देखिए पहला है x is such that x is the set of natural number less than 7, yes it is finite, गिन सकते हैं हम लोग क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा लेस में गिने जा सकते हैं। क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6, बताइए कुल कितने एलिमेंट्स है। अगर हम इस सेट का नाम ए रख रहे हैं तो यहां पर n ऑफ a विल बी व्हाट 6, 6 कुल एलिमेंट्स हैं, अर्थात इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आगे मैं बढ़ूंगा, जैसे इसकी बात अगर हम लोग करें, लिखा x such that x is equal to 1 upon n, n belongs to कैपिटल N, अर्थात नेचुरल से बिलोंग कर रहा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो इनफाइनाइट होगा, इसके एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे, अर्थात इसका कोई कार्डिनल नंबर हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, कोई कार्डिनल नंबर नहीं डिसाइड कर सकते। आगे आई तीसरा, देखिए लिखा द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो T होगा, मैंने अभी इलाहाबाद को लेकर एक्सप्लेन किया था, R होगा, I होगा, G होगा, O होगा, N होगा, M होगा, E होगा, T हो चुका है, R हो चुका है, Y होगा। देखिए सब डिफरेंट डिफरेंट T R I G O N M E Y। अगर एलिमेंट्स की बात करें, ध्यान दीजिएगा 3 3 6 to 8, तो इसका मतलब अगर इस सेट का नाम सपोज करिए C है तो इसके पास कुल मिला के 8 एलिमेंट्स। अब इसको देखिए, हम सभी लोग देख रहे हैं x is such that x बिलोंग्स टू z मींस इंटीजर, मींस पूर्णांक है, और यहां पर लेस देन क्या है 1 है, कोई बाउंडिंग नहीं है, तो काउंटिंग ही नहीं है, अर्थात इसको लिख देंगे इनफाइनाइट, अर्थात इनफाइनाइट है तो सीधी सी बात है यहां पर हम लोग इसके एलिमेंट्स को गिन नहीं सकते हैं। आगे मैं बढ़ता हूं, 5वां नंबर देखिए, लिखा x is such that x बिलोंग्स टू z मींस इंटीजर, x की एलिमेंट्स बाउंडेड हैं, कौन कौन होंगे, -3 नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर देन बोला, तो -2 -1 0 1 और 2, 3 भी नहीं होगा, आप समझ रहे हैं, तो कुल 5 एलिमेंट्स है, तो हम कह सकते हैं नाफ अगर हम इसको यहां पर E कहें तो यह कुल मिला के यहां पर 5 एलिमेंट्स है। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, नेक्स्ट लिखा है यहां पर भी n हमारे पास लिमिटेड है, तो फाइनाइट तो है ही है। अब एलिमेंट्स कितने होंगे, बस इतनी संख्या जितनी n की होगी उतनी x 5 की पावर n की होगी, मींस n हमारे कौन कौन होंगे, 1 होगा, यहां पर एक चीज और बताना चाहिए, जैसे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर है तो मैं 1 लूंगा, 2 लूंगा, 3 4 और 5, तो कुल मिला के n ऑफ 5, यहां पर n ऑफ अगर हम इस सेट का नाम E D कुछ भी रख दीजिए, B सपोज करिए, तो यहां पर एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, कार्डिनल नंबर इसका 5 हो जाएगा। आगे देखिए x is such that x is a vowel in the word equation, vowel इसमें कौन कौन होगा, E होगा, U होगा, A होगा, I होगा, O होगा, तो कुल मिला के 5, A E I O U पूरा है इसमें, तो हम लोग देख देंगे यहां पर अगर सेट का नाम सपोज करिए C है, तो कुल मिला के इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी 5, 5 के 5 यूज हो रहे हैं। सेट ऑफ ऑल द स्टार्स इन द स्काई इनफाइनाइट है, मैंने अभी बताया आप लोग को इनफाइनाइट है।
एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हम एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर है तो हम केवल 2 को लेंगे, तो एक्स के अंदर केवल 2 आएगा, फाइनाइट है, और अगर सेट का नाम सी है तो हम लोग इसके एलिमेंट्स यहां पर कितने कार्डिनल नंबर बताएंगे, 1 बताएंगे। लास्ट में हम लोग आ गए, ये कंप्लीट हो गया, आपका फाइनल हो गया। तो इस तरह से हमने इसको फाइनल किया। अब देखिए जैसे हम लोग अपने स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी हम लोग यहां पर कहां पर पहुंच चुके हैं, क्लासिफिकेशन पर पहुंच चुके हैं। क्लासिफिकेशन में भी मैंने आपको जो बताया है, कहां तक मैंने कहा सेट या तो जो है एम्प्टी होगा या तो नॉन एम्प्टी होगा। एम्प्टी होगा तो उसको हम लोग और फर्दर क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं, नॉन एम्प्टी होगा तो उसका फर्दर क्लासिफिकेशन जैसे कि फाइनाइट इनफाइनाइट हुआ। अब इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे सिंगलटन यूनिवर्सल के साथ, हम पहुंचेंगे सबसेट में, पावर सेट सीखेंगे, और जो मैंने आपको शेड्यूल स्ट्रक्चर दिया है उसको मैं आपका कंटिन्यू उसी सीक्वेंस के हिसाब से करते रहूंगा। आप सभी लोग पूरी तरह से बिलीव करिए, भरोसा जताइए, जैसा कि हम सभी लोग इतने दिन से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं,